हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आप सभी का आज के वीडियो में। आज के वीडियो में हम लोग पॉलिटी को शुरू से स्टार्ट करेंगे और देखेंगे कि कैसे आखिर भारत का संवैधानिक विकास हुआ और कैसे हमारा जो संविधान है वो बन के तैयार हुआ। ये एक बुक आती है दृष्टि की बुक, उस बुक को हम लोग कवर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं, चलते हैं। तो देखते हैं कि भारत का संवैधानिक विकास यानी भारत का जो संवैधानिक विकास है वो कैसे हुआ, इस पे चर्चा करेंगे। तो भारतीय संविधान का निर्माण क्षणिक नहीं अपितु क्रमिक विकास का परिणाम है। यानी ये कहना चाहता है कि भारत का जो संविधान है वो क्षणिक नहीं अपितु क्रमिक है, यानी ये क्षण भर में तैयार नहीं किया गया, इसकी कोई प्रक्रिया रही होगी। आगे चलेंगे। आगे ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में विभिन्न अधिनियमों के माध्यम से सरकार एवं प्रशासन की विधिक रूपरेखा निर्मित की गई, जिसका भारतीय संविधान एवं लोकतंत्र पर गहरा प्रभाव पड़ा। भारत के संवैधानिक विकास को शासन की प्रकृति के आधार पर दो भागों में बांटा जा सकता है। तो कितने भागों में? दो भागों में बांटा जा सकता है। प्रथम भाग है ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन हेतु पारित प्रमुख ब्रिटिश संसदीय अधिनियम। यानी पहले भाग में हम लोग पढ़ेंगे कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन हेतु पारित प्रमुख ब्रिटिश संसदीय अधिनियम, यानी जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत पर अपना शासन कर रही थी तो उसके लिए कुछ जो अधिनियम थे, जो वो एक्ट लाए गए। तो उन एक्टों को हम लोग पढ़ेंगे, हम लोग डिटेल में देखेंगे कि जैसे रेगुलेटिंग एक्ट 1773, इसके अंतर्गत क्या प्रावधान किए गए। ईस्ट इंडिया एक्ट 1784, इसके अंतर्गत क्या प्रावधान किए गए। चार्टर एक्ट 1786, इसमें क्या था। चार्टर एक्ट 1813, इसके अंतर्गत क्या था। चार्टर एक्ट 1833, इसमें क्या प्रावधान थे। चार्टर एक्ट 1853, इसके अंतर्गत क्या किया गया। तो बेसिकली प्रथम चरण में हम लोग इन 6 चार्टर एक्टों को पढ़ेंगे। नेक्स्ट है द्वितीय चरण में ब्रिटिश ताज के शासनाधीन पारित अधिनियम, यानी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के जो जब 1857 की क्रांति होती है, तो आप लोगों को पता होगा कि 1857 की क्रांति के बाद जो भारत है वो डायरेक्ट ब्रिटिश का उनके अंडर में चला जाता है। यानी अब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत पर शासन करने के लिए कोई कानून नहीं बना सकती थी। अब जो भारत में कानून लाया जाता था वो ब्रिटिश ताज यानी जो इंग्लैंड की महारानी थी, वहाँ से जो कानून बन के आता था फिर वो भारत में अप्लाई किया जाता था, यानी लागू किया जाता था। तो इसके अंतर्गत हम लोग कुछ अधिनियमों को पढ़ेंगे। तो वो अधिनियम कौन कौन से हैं। भारत शासन अधिनियम 1858। दूसरा है भारत परिषद अधिनियम 1861। फिर भारत परिषद अधिनियम 1892 देखेंगे। फिर भारत परिषद अधिनियम 1909, जिसे मार्ले मिंटो सुधार के नाम से जानते हैं, इसको देखेंगे। फिर भारत शासन अधिनियम 1919 यानी मांटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार, इसको देखेंगे। फिर उसके बाद में हम लोग भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 को पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। प्रथम से स्टार्ट करेंगे। प्रथम है ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन हेतु पारित प्रमुख ब्रिटिश संसदीय अधिनियम। तो इसके अंतर्गत पहला ही चार्टर एक्ट यानी आया, कौन सा एक्ट आया, रेगुलेटिंग एक्ट 1773। ये एक्ट बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसका उद्देश्य क्या था। इसका उद्देश्य था कंपनी में व्याप्त भ्रष्टाचार और कुशासन को दूर करना, यानी कंपनी के अंदर जो भ्रष्टाचार हो रहा था, जो कुशासन था, उसको दूर करने के लिए रेगुलेटिंग एक्ट 1773 को लाया गया था। इसके अंतर्गत प्रमुख प्रावधान क्या क्या किए गए थे। तो प्रमुख प्रावधान है बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कहा गया, यानी बंगाल का जो गवर्नर था उसे गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कहा गया। और पहला बंगाल का गवर्नर जनरल कौन बना। तो वारेन हेस्टिंग्स बंगाल का पहला गवर्नर जनरल बना। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, 2-3 बार आया है कि बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था। तो कौन था, वारेन हेस्टिंग्स। नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट है इसी के अंतर्गत कुछ और प्रावधान किए गए थे। तो नेक्स्ट है रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के ही अंतर्गत गवर्नर जनरल की सहायता के लिए 4 सदस्यीय कार्यकारी परिषद का गठन किया गया था। यानी रेगुलेटिंग एक्ट
1773 के अंतर्गत जो 4 सदस्यीय कार्यकारी परिषद का गठन किया गया, ये गठन किसके लिए किया गया था? एक कार्यकारी जो परिषद होती थी उसकी सहायता के लिए किया गया था। तो इसके 4 सदस्य कौन कौन से? काफ़ी बार यहाँ से क्वेश्चन बना है, वेरी इंपॉर्टेंट हैं ये चारों नाम, क्योंकि यहाँ से बार बार क्वेश्चन आता है। ये 4 व्यक्ति कौन कौन थे? चार व्यक्ति थे, जॉन मॉनसन, फिलिप फ्रांसिस, जॉन क्लेवरिंग, रिचर्ड बारवेल। यहाँ से क्वेश्चन ऐसे बनेगा, क्वेश्चन दे देगा और एक किसी का नाम नहीं देगा और पूछ देगा कि निम्न में से कौन गवर्नर जनरल की सदस्यीय कार्यकारी परिषद का सदस्य नहीं था। तो वहाँ पे आप लोग इन चारों का नाम याद रखिएगा और जो नया नाम हो उसे आप लोग चुनिएगा। तो नेक्स्ट प्रावधान क्या था इसके अंतर्गत? नेक्स्ट था बंगाल प्रेसिडेंसी के अधीन, यानी बंगाल प्रेसिडेंसी थी उसके अधीन ही बम्बई और मद्रास प्रेसिडेंसी को रखा गया। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और नेक्स्ट है उच्चतम न्यायालय की स्थापना। उच्चतम न्यायालय की स्थापना 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के ही तहत उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई। और ये उच्चतम न्यायालय की स्थापना 1774 में होती है। तो कहाँ होती है? ये कलकत्ता में होती है। और इसके अंतर्गत एक मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीशों को रखा गया। तो मुख्य न्यायाधीश बनाए गए एलिजा एम्फे और अन्य न्यायाधीश थे हाइड, चेम्बर्स और लिमेस्टर। इनका भी नाम इम्पोर्टेंट है, हाइड, चेम्बर्स, लिमेस्टर, ये अन्य न्यायाधीश थे। और इसके अंतर्गत क्या था? अब देखिए कुछ यहाँ पे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, जैसे कि उच्चतम न्यायालय संक्षिप्त परिचय। इसका क्या मतलब है? देखो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के प्रावधानों के तहत 1774 में कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट पॉइंट है कि भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत 1 अक्टूबर 1937 को दिल्ली में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई। कब की गई? दिल्ली में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगला है, ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है, आधुनिक उच्चतम न्यायालय का उद्घाटन 28 जनवरी 1950 को दिल्ली में हुआ। ये पॉइंट भी आप लोग याद रखिएगा। आगे चलते हैं। आगे है नेक्स्ट पिट्स इंडिया एक्ट 1784। पिट्स इंडिया एक्ट 1784, इसके अंतर्गत क्या प्रावधान किए गए इनको भी हम लोग देखते हैं। इसके अंतर्गत इस एक्ट को रेगुलेटिंग एक्ट 1773 की कमियों को दूर करने के लिए लाया गया था। पिट्स इंडिया एक्ट का नाम विलियम पिट के नाम पर पड़ा, जो तत्कालीन ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे। अब आप लोग ये भी समझ गए होंगे कि आखिर इस एक्ट का नाम पिट्स इंडिया एक्ट क्यों पड़ा, क्योंकि जिस समय ये एक्ट लाया गया था उस समय जो इंग्लैंड का प्रधानमंत्री था उसका नाम विलियम पिट था। तो विलियम पिट से ही पिट्स इंडिया एक्ट का नाम पड़ा। और ये एक्ट बेसिकली रेगुलेटिंग एक्ट 1773 की कमियों को दूर करने के लिए लाया गया था। तो इसके अंतर्गत क्या प्रावधान थे उनको भी देखते हैं। इसके अंतर्गत प्रावधान थे कि कंपनी के मामलों में सरकारी नियंत्रण में वृद्धि की गई, यानी जो कंपनी के मामले होते थे उनमें सरकारी नियंत्रण की वृद्धि हुई, मतलब सरकारी नियंत्रण में वृद्धि हुई। कंपनी के नेक्स्ट प्रावधान है, कंपनी के राजनीतिक और व्यापारिक कार्यों का पृथक्करण किया गया, यानी अलग अलग राजनीतिक और व्यापारिक कार्यों का पृथक्करण कर दिया गया। नेक्स्ट प्रावधान है राजनीतिक कार्य और व्यापारिक कार्यों को अलग कर दिया गया, यानी राजनीतिक कार्यों के प्रबंधन के लिए नियंत्रण बोर्ड नामक एक नई संस्था का गठन किया गया या नए निकाय का गठन किया गया, नियंत्रण बोर्ड के नाम से, इम्पोर्टेंट है। और नेक्स्ट है व्यापारिक कार्यों के लिए निदेशक मंडल को अधीक्षण की अनुमति दी गई। किसको? निदेशक मंडल को अधीक्षण की अनुमति दी गई। तो ये भी बेसिकली आप लोग याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है चार्टर एक्ट 1786। चार्टर एक्ट 1786, इसके अंतर्गत क्या प्रावधान थे? गवर्नर जनरल को विशेष परिस्थितियों में परिषद के निर्णयों को रद्द करने का अधिकार, यानी इस एक्ट के तहत जो गवर्नर जनरल था वो किसी विशेष परिस्थिति में अपने जो निर्णय थे उनको रद्द कर सकता था, इसका अधिकार मिला। और इसी के अंतर्गत अपने निर्णयों को लागू करने का अधिकार, यानी किसी विशेष परिस्थिति में अगर गवर्नर जनरल चाहें तो वो अपने
जो निर्णय हैं उनको रद्द कर सकता है, उनको लागू कर सकता है। ये अधिकार इस एक्ट के तहत गवर्नर जनरल को मिले। नेक्स्ट है एक्ट नंबर 4, इसे कहते हैं चार्टर एक्ट 1813। इसके अंतर्गत प्रमुख प्रावधान क्या क्या थे? तो प्रमुख प्रावधान थे कि कंपनी के भारतीय व्यापारिक एकाधिकार समाप्त, यानी कंपनी के जो भारतीय व्यापारिक एकाधिकार थे उनको समाप्त कर दिया गया। केवल चाय के व्यापार और चीन के साथ व्यापार एकाधिकार पूर्ववत जारी, केवल चाय का व्यापार था वो चीन के साथ पूर्ववत जारी रखा गया। नेक्स्ट है ब्रिटिश मिशनरियों को भारत में कार्य करने की अनुमति दी गई। किस एक्ट के तहत ब्रिटिश मिशनरियों को भारत में कार्य करने की अनुमति मिली? तो अनुमति मिली चार्टर एक्ट 1813 के अंतर्गत। काफ़ी बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, कम से कम 10 बार एसएससी, रेलवे, यूपीपीसीएस, आरओ, यहाँ तक कि यूपीएससी भी यहाँ से क्वेश्चन पूछता है, तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो नेक्स्ट पे देखेंगे नेक्स्ट प्रावधान क्या था। नेक्स्ट प्रावधान था प्रथम बार शिक्षा पर प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए खर्च करने का प्रावधान किया गया। तो किस एक्ट के तहत? यानी चार्टर एक्ट 1813 के तहत ही पहली बार शिक्षा पर 1 लाख रुपए खर्च करने का प्रावधान किया गया। तो इम्पोर्टेंट है, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट पर चलेंगे। नेक्स्ट है चार्टर एक्ट 1833। चार्टर एक्ट 1833, इसके अंतर्गत क्या प्रावधान किए गए इनको भी हम लोग देखेंगे। कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को पूर्णतः समाप्त कर दिया गया। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि यहाँ से क्वेश्चन आएगा तो कैसे आएगा? क्वेश्चन आएगा कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को पूर्णतः समाप्त किया गया। किस एक्ट के तहत समाप्त किया गया? तो चार्टर एक्ट 1833 के तहत पूर्णतः समाप्त किया गया। लेकिन चाय के व्यापार को समाप्त नहीं किया गया था। वो कौन सा एक चार्टर एक्ट था? 1813 का था। केवल चाय को छोड़ दिया गया था, बाकी तो वही समाप्त कर दिए गए थे। लेकिन पूर्णतः अगर पूछेगा तो यहाँ से ये आंसर होगा चार्टर एक्ट 1833। नेक्स्ट प्रावधान देखेंगे। नेक्स्ट इसके अंतर्गत प्रावधान क्या क्या थे? प्रावधान थे भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया गया। यानी किस एक्ट के तहत भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया गया? तो चार्टर एक्ट 1833 का ये चार्टर एक्ट था। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट प्रावधान है इसके अंतर्गत बंगाल का गवर्नर जनरल अब ब्रिटिश भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया। यानी किस एक्ट के तहत जो बंगाल का गवर्नर जनरल था उसे ब्रिटिश भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया? तो चार्टर एक्ट 1833। ये बार बार बहुत ही इम्पोर्टेंट है। चार्टर एक्ट 1833 के तहत ही बंगाल का जो गवर्नर जनरल था अब ब्रिटिश भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया। इस प्रावधान के तहत ब्रिटिश भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बना। तो कौन प्रथम? इस प्रावधान के तहत ब्रिटिश भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन बना? तो लॉर्ड विलियम बना। नेक्स्ट प्रावधान है इसके अंतर्गत। नेक्स्ट प्रावधान है कि प्रथम विधि आयोग गठित किया गया। किसकी अध्यक्षता में? तो मैकाले की अध्यक्षता में। मैकाले की अध्यक्षता में प्रथम विधि आयोग का गठन किया गया। ये भी इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट प्रावधान है गवर्नर जनरल की परिषद में कानूनी सदस्य चौथा सदस्य शामिल किया गया। गवर्नर जनरल की परिषद में एक कानूनी सदस्य चौथा सदस्य शामिल किया गया। ये भी इम्पोर्टेंट है। तो नेक्स्ट एक्ट है एक्ट नंबर 6 चार्टर एक्ट 1853। चार्टर एक्ट 1853, इसके अंतर्गत प्रमुख प्रावधान क्या क्या थे उनको हम लोग देखते हैं। इसके अंतर्गत प्रावधान थे कि विधि निर्माण हेतु पहली बार भारतीय केंद्रीय विधान परिषद की स्थापना की गई। तो किस एक्ट के तहत केंद्रीय या भारतीय विधान परिषद की स्थापना की गई? तो चार्टर एक्ट 1853 के तहत। चार्टर एक्ट 1853 के तहत भारतीय केंद्रीय विधान परिषद की स्थापना की गई। इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट प्रावधान है सिविल सेवकों की भर्ती एवं चयन हेतु खुली प्रतियोगिता का शुभारंभ किया गया। तो किस एक्ट के तहत सिविल सेवकों की भर्ती एवं चयन हेतु खुली प्रतियोगिता का शुभारंभ किया गया? ये भी इम्पोर्टेंट है। चार्टर एक्ट 1853 के तहत सिविल सेवकों की भर्ती एवं चयन हेतु खुली
प्रतियोगिता का शुभारंभ किया गया, ये भी इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट प्रावधान है डायरेक्टरों की संख्या, जो डायरेक्टरों की संख्या 24 से घटाकर 18 की कर दी गई, जिसमें 6 सम्राट के द्वारा मनोनीत होते थे। तो कितने मनोनीत होते थे? 6 मनोनीत होते थे, 24 से घटाकर 18 कर दी गई। नेक्स्ट प्रावधान है कार्यपालिका एवं विधायिका। कार्यपालिका एवं विधायिका संबंधी शक्तियों का पृथक्करण किया गया, ये भी इम्पोर्टेंट है। तो चार्टर एक्ट 1853 के तहत ही कार्यपालिका एवं विधायिका संबंधी जो शक्तियां थीं उनका पृथक्करण किया गया। तो आज के लिए इतना ही। आज हम लोगों ने संवैधानिक विकास में पहले प्रथम भाग को देखा। अब द्वितीय भागों में हम लोग संवैधानिक विकास में जो द्वितीय भाग है उसमें हम लोग देखेंगे कि भारतीय अधिनियम, जो भी महत्वपूर्ण अधिनियम हैं, उन अधिनियमों को कल पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो एक कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।